नमस्कार दोस्तों, ये है जीएस बाय राकेश। इसमें आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इतिहास इतिहास विषय को शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि इंग्लिश का जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। हिस्ट्री को सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस नाम का एक विद्वान था, उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक और हिस्टोरिका को इतिहास की पहली किताब का दर्जा प्राप्त है। हेरोडोटस ये तुर्की में इसका जन्म हुआ, लेकिन इसको देश निकाला हुआ और यह यूनान और फारस के बीच के संबंधों का वर्णन अपनी इस पुस्तक में किया है, जिसमें इंडिया का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इस इंडिया का उल्लेख केवल इंडस वैली के आसपास के क्षेत्रों के लिए ही हुआ है। संपूर्ण भारत के लिए, अर्थात पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर संपूर्ण दक्षिण भारत के लिए सर्वप्रथम पूरे इंडिया का उल्लेख करने वाला जो विद्वान था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में इंडिया का उल्लेख बड़े पैमाने के रूप में किया है, एक भौगोलिक क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हुए किया है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और काफी समय यहाँ पे बिताया था। तो इस प्रकार से यह हो गई इतिहास शब्द की बात। अब आते हैं इतिहास के महत्व। इतिहास के महत्व में यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको तीर दूर तक फेंकना है तो धनुष की डोर को कान के पीछे तक खींच कर लाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपको इतिहास पढ़ना है और अपने अतीत और वर्तमान के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे जैसे पढ़े, नहीं तो आप वर्तमान को न समझ पाएंगे, ना भविष्य समझ पाएंगे, ना अतीत के बारे में जान पाएंगे। और जैसे अंग्रेजों ने हमारा मजाक उड़ाया, वैसे आने वाले भविष्य में और भी लोग हमारा मजाक बनाते रहेंगे। तो इतिहास का महत्व बहुत ही रहा है। और एग्जाम की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो आने वाले हर एग्जाम में अब इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आपको इतिहास बहुत ही बढ़िया से करना, इसको पढ़ना है। और इसके लिए मैं कुछ किताब रेफर कर रहा हूँ। इतिहास 3 पार्ट में है, प्राचीन इंडिया, मध्यकाल इंडिया और आधुनिक इंडिया। तो जो आपका आधुनिक भारत है उसके लिए जो किताब है वो है आपका स्पेक्ट्रम। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आते नहीं है। आधुनिक भारत के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक। मध्यकाल भारत के लिए आप हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं। मध्यकाल भारत के लिए हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं। ये 2 पार्ट में आती है, भाग 1 और भाग 2। तो दोनों में से इसको दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है सतीश चंद्रा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सतीश चंद्रा। ये भी 2 वॉल्यूम में आती है, भाग 1 और भाग 2। दोनों ही किताबें बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेफर करूंगा कि आप सतीश चंद्रा को पढ़ें। अगर प्राचीन इतिहास की बात किया जाए तो प्राचीन इतिहास में जो है जो बढ़िया किताबें हैं वो, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है केसी श्रीवास्तव बढ़िया बुक है। आप इसको लेके पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद फिर आपको दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी श्रीवास्तव को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको ये लंबी लगती है, तो आपको इसके पांडे पढ़ना चाहिए, प्राचीन भारत का इतिहास। ये हल्की किताब है, आपको समझ में भी आएगा। तो ये तो हो गई किताबों की बात। तो हम लोग देखते हैं अब प्राचीन भारत का इतिहास और विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए वक्तव्य। इतिहास के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। ई.एच. कार एक विद्वान है, उन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। ब्यूरी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है इतिहास विज्ञान है, ना तो कम ना तो ज्यादा। अबुल फजल जो हैं वो मध्यकाल के एक बहुत जाने माने विद्वान थे, उन्होंने कहा है इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति जो है अपनी दुखों से छुटकारा पाता है और अपनी उदासी का इलाज कराता है। बर्नी मध्यकाल के एक बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने कहा है इतिहास विज्ञान की रानी है। तो किसी भी तरीके से किसी भी विद्वान, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने
इतिहास को बहुत ही बढ़िया से प्रेजेंट किया है और उनके दृष्टि में इतिहास विज्ञान से कम नहीं है, इसका महत्व विज्ञान से ज्यादा है, उससे कम नहीं है। इतिहास को हमेशा से ही शासक वर्ग अपने अनुरूप लिखवाना चाहते रहे हैं। ये प्राचीन समय से लेकर आज तक ही चलता आ रहा है। प्राचीन समय में भी जो शासक हुए वो लोग यही चाहे कि जो इतिहास है वो उनके अनुरूप लिखा जाए, और इसकी शुरुआत करने वाला रोमन सम्राट ऑगस्टस था। रोमन सम्राट ऑगस्टस ये कौन था? प्राचीन समय में या प्राचीन काल में जब आप जाएंगे तो आपको एक बहुत दो साम्राज्य मिलेंगे। जब आप प्राचीन विश्व को अध्ययन करेंगे तो उस समय आपको दो साम्राज्य बहुत जो उस समय पूरे विश्व में छाए हुए थे वो दो थे। पहला था आपका ऑटोमन साम्राज्य और उसी का प्रतिद्वंदी होता था रोमन साम्राज्य। अर्थात रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो रोमन साम्राज्य जो था इसका विस्तार जो है वो दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के भौगोलिक क्षेत्र में था। यहाँ का शासक था सम्राट ऑगस्टस, और इसी के अपोजिट एशिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हो रहा था। वह साम्राज्य आपका था ऑटोमन साम्राज्य, और ये ऑटोमन साम्राज्य आगे जाके 1451 में रोमन साम्राज्य को डिफीट करके आगे बढ़ जाता है। तो जो सम्राट ऑगस्टस थे, रोम के शासक थे, इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास और इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दिया। इन्होंने कहा मुझे ना तो इतिहासकारों की आवश्यकता है और ना मेरे राज्य में इतिहास लिखा जाएगा। पाबंदी, बैन। इसके बाद अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मध्यकाल में एक शासक हुआ था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने भी क्या किया? इसने भी इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी। तो समय समय पे जो शासक हुए हैं वो इतिहास को रोकने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इतिहास को रोकना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतिहास एक ऐसी चीज है जो हमेशा से ही मनोदशा, व्यक्ति की मनोदशा को बदलता रहा है, शासक को बदलता रहा है, जीवन शैली बदलती रहती है, उनमें सुधार होता रहता है, देश आगे जाता रहता है, व्यक्ति आधुनिक दुनिया में प्रोग्रेस करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि प्रत्येक शासक इतिहास को अपने अनुरूप लिखवाना चाहता है? इसका कारण यह है कि हर शासक को इसकी चिंता रहती है कहीं मेरी सत्ता मुझसे कोई छीन न ले, क्योंकि इतिहास ही वह विषय है जो जनता की मनोदशा को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए भारत में दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, इतिहास को लेकर एक दूसरे से सास बहू की तरह कट्टर लड़ाई लड़ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस हिंदुस्तान पर शासन कर रही थी तो उसने पूरे इतिहास को बदल दिया। भारत का इतिहास ऐसा नहीं था। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आई है और इतिहास बदल रही है। तो दोनों में जो है ये विचारों के लेके मतभेद है, और ये मतभेद इसीलिए है क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि मेरा शासन स्थापित रहे। वो चाहते हैं मेरा, ये चाहते हैं मेरा। चलिए, ये तो हो गई इतिहास शब्द की बात और इसके महत्व की। अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। तो इतिहास की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत, और फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। क्रम वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जो है इसके सिलेबस को देखना बहुत ही जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। पहले ये तो पता चले कि हमें पढ़ना क्या है, तो उसके बाद पढ़ा जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि ये जो है आपका पूरा सिलेबस मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 पे है आपका पाषाण काल। नंबर 1 पे है आपका पाषाण काल। इसके अंतर्गत आपको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 कालों का अध्ययन इसमें आपको करना है। इसके बाद है आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन।
ये क्यों हुआ? ये धार्मिक आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म था इसमें बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई और उसको दूर करने के लिए एक धार्मिक आंदोलन चला और उसी का वर्णन जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन टॉपिक में किया गया। इसके बाद 16 महाजनपद हैं, किस प्रकार से भारत में एक कबीले जो है एक राज्य का रूप लेते हैं उसका वर्णन इसमें। फिर हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में तीन राजवंशों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो मगध के उत्कर्ष में इन्हीं 3 वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी आक्रमण। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला अगर कोई था तो वो ईरानी थे और उनके बाद यूनानी आए, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे भारत का मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, हिंद यवन आक्रमण और कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका आएगा संगम युग और फिर आपका आ जाता है गुप्त साम्राज्य, क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया के नाम से गुप्त साम्राज्य को जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के बाद हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हुड़ों का आक्रमण, कैसे हुड़ों का आक्रमण हुआ और गुप्त साम्राज्य धराशायी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे वर्धन वंश। क्या देखेंगे? वर्धन वंश, ये हर्षवर्धन का वंश है। इसके बाद शुरू होगा आपका उत्तर भारत के राज्य, अर्थात जो है इसे आप पूर्व मध्यकालीन भारत भी कह सकते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश। तो इसमें जो आपका उत्तर भारत के राज्य है, प्रतिहार वंश पढ़ना है, गढ़वाल वंश पढ़ना है, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार, कश्मीर के राजवंश, इतना हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर के टॉपिक पे। इसके बाद हम देखेंगे आपका दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें वाकाटक वंश, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। इसमें चोल बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हमें पूरा विस्तार से पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका शुरू होगा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, मंदिरों और गुफाओं के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस है और इसी सिलेबस की रिकॉर्डिंग हमको पढ़ना है और हमें भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास नहीं है, इतिहास एक समुद्र है। इतिहास एक समुद्र है, इससे पार वही पाया है जो सिलेबस के अनुरूप अध्ययन किया है, नहीं तो इसमें भटकते रह जाते हैं और हाथ लगता कुछ नहीं, वही हो जाता है रगड़ घिस की 87 तिहाता हाथ कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास थी और अब आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी और आपसे जो मुझे उम्मीद थी आप उसी प्रकार से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आपकी सेवा में मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी इतिहास के टॉपिक पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।